आत्मजीत जी, जो अभी इतनी बड़ी एक कवायद विपक्षी एकता की चल रही है, उसके ऊपर इस ऐलान का क्या असर देख रहे हैं आप? क्या उसके ऊपर भी इस ऐलान का कोई प्रभाव पड़ेगा? देखिए रामप्रकाश जी, आज का जो शरद पवार का अपने कांग्रेस अपनी जो उनकी पार्टी को एड्रेस किया उन्होंने उन्होंने बड़ा क्लियर कर दिया कि कार्यवाहक प्रेसिडेंट जो है वो दो ही रहेंगे, एक प्रफुल्ल पटेल रहेंगे और एक सुप्रिया सूले रहेंगी। उसके अलावा पंजाब और हरियाणा में भी सुप्रिया सूले को एडिशनल चार्ज दिया गया कि वो दो स्टेटें भी वही देखेंगे। तो बड़ा क्लियर है कि विपक्षी एकता की तरफ ये बहुत बड़ा कदम शरद पवार ने चला है। अगर वो अजीत पवार को लेते कार्यवाही अध्यक्षता में तो हो सकता था उन पे शक शुबा जाता कि वो दोनों तरफ हैं, वो बीजेपी के साथ भी मिलकर सरकार चलाने की बात कर रहे हैं और वो विपक्षी एकता की भी बात कर रहे हैं। तो उन्होंने अपनी पोजीशन बहुत क्लियर कर दी कि मैं विपक्षी एकता की तरफ खड़ा हूं। और स्टेट में अजीत पवार ने ये कह दिया कि मैं स्टेट में काम करके खुश हूं और मुझे स्टेट में ही रहना है। तो इसका मतलब यह है कि अजीत पवार दावेदार हैं स्टेट में सीएम बनने के, अगर उनकी एनसीपी की एमएलए आ जाते हैं जो कांग्रेस के सपोर्ट से। तो ये एक उन्होंने रास्ता महाराष्ट्र का भी खोल दिया है आगे आने वाले समय में। और इंडिया में जो इलेक्शन होने हैं, जो भारतवर्ष में बाकी स्टेटों में लोकसभा के इलेक्शन होने हैं, उसके लिए उन्होंने ये कह दिया है कि हम विपक्षी एकता के साथ हैं। अब चूंकि आपने देखा मणिपुर में 8 मई से जो वहां पे चल रहा था उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने 3 मई से वायलेंस पहली ब्रेकआउट हुई थी मणिपुर में, और 1 महीना लग गया वहां पे होम मिनिस्टर साहब को पहुंचने में। और 8 दिन बाद, होम मिनिस्टर के आने के 8 दिन बाद फिर से वायलेंस हुई। कल एक घटना में 2 आदमी मारे गए, 3 इंजर्ड हो गए। तो इसका मतलब है कि जब वो मणिपुरी नहीं संभाल पा रहे तो महाराष्ट्र को क्या देख पाएंगे। अब उनका अगला विषय है कि वो तमिलनाडु जा रहे हैं। तमिलनाडु में क्या है, एआईडीएमके की जो बाकी घटक दल हैं दो, कि उनका वोट बैंक जो है एआईडीएमके को नुकसान ना पहुंचा दे, तो टीएन तमिलनाडु पहुंच गए। तो ये इलेक्शन सरकार है। ये महाराष्ट्र में आपने देखा नवंबर से एक विधिवत तरीके से इन्होंने वहां पे तो पहले धर्म संसद लगाई और उसके बाद तमाम जगह उन्होंने प्रोग्राम किए। मैंने प्रोग्राम में पहले भी आप लोगों को बताया किस तरीके से पुणे में, कोल्हापुर में, महाराष्ट्र के और सोलापुर में और पूरे महाराष्ट्र में इन्होंने धर्म संसदें लगाई। और वहां के लोकल एमएलए, इंडिपेंडेंट एमएलए, और वो राजा जो हैदराबाद का इनका एमएलए है इंडिपेंडेंट, उसको लेकर, और सुदर्शन टीवी के सुरेश चवानके को लेकर इन्होंने तमाम ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन की कोशिश की। और अभी भी सोशल ध्रुवीकरण पे, सोशल पोलराइजेशन पे ये महाराष्ट्र में अपनी लोकसभा सीटें बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि पंजाब में इनके पास लेवरेज नहीं है। हरियाणा में जिस तरीके से किसान आंदोलन फिर से खड़ा हो गया है सूरजमुखी की एमएसपी को लेकर, हरियाणा में इनका तख्ता पलट होने वाला है। राजस्थान में इनको कड़ी टक्कर मिलेगी कांग्रेस से। मध्य प्रदेश में इनको कड़ी टक्कर मिलेगी कांग्रेस और ज्वाइंट अपोजिशन के। अगर नीतीश कुमार और आपके आरजेडी और अखिलेश अगर इकट्ठे हो जाते हैं तो बिहार में तो कम से कम इनको नाकू चने चबवा देंगे, ये इनकी सीटें नहीं आने की। तो अब ये वो स्टेटें देख रहे हैं जहां पे ये पोलराइजेशन। अब कोल्हापुर एक ऐसी जगह है जहां जब से महाराजा ऑफ कोल्हापुर बैठे हैं वहां पे तमाम पीर मंदिरों में जाते हैं जब उनके उर्स होते हैं, और जब मस्जिदों के उर्स होते हैं तो वहां पे हिंदू पीर पहुंचते हैं। तो बहुत ज्यादा सौभाग्य है, वहां पे हिंदू मुसलमानों में कभी झगड़ा नहीं हुआ। और एक पोस्ट, वो पोस्ट क्या थी, कुछ बच्चे थे 10वीं 11वीं क्लास के, उन्होंने एक पोस्ट डाली, टीपू सुल्तान का फोटो डाला, उसमें औरंगजेब का फोटो डाला। एक की मृत्यु 1709 में हो गई है और एक की मृत्यु 1789 में हो गई है। 350 साल हो गए इन लोगों को गए हुए, और उसके नाम पे दंगे हो रहे हैं। बताइए ये कहां का विषय है। और दंगे क्यों हो रहे हैं कि कोई औरंगजेब की फोटो लेके उसमें सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे डाल दिया तो वहां दंगा हो गया, वहां पत्थरबाजी हो गई, पुलिस वहां खड़ी मुख देख रही है। और जब मस्जिद पे पथराव हुआ और माहौल बिगड़ा, उसके बाद पुलिस हरकत में आई। वहां के लोकल एसपी और वहां के लोकल डीएम वो कुछ कर ही नहीं पाए। ऊपर से आदेश है कि आप कुछ मत करिए। और जहां जहां इनकी संसदें लगी हैं, जहां जहां इनके भड़काऊ भाषण हुए, सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के आदेश के बावजूद कि इन धर्म संसदों को बंद किया जाए, ये इस तरीके का अराजकता का माहौल ना फैलाया जाए, इस तरह की बातें ना की जाएं, सर लोकतांत्रिक प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए ये सब काम किए जा रहे हैं।
और जिस तरीके से आपने देखा नए संसद का अनावरण हुआ संगोल लेकर, और ऐसा लग रहा है कि राजधर्म की स्थापना हो गई है और अब राजदंड मिलेगा सबको, इस तरह की परिकल्पना जिस तरह की देश की ये कर रहे हैं, राजतंत्र की, राजदंड की है, तो मुझे लगता है आने वाले समय में ये कोशिश पूरी करेंगे। पर देश का जो नागरिक है, देश का जो सिटीजनरी है, देश के जो लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, धर्म को भी समझते हैं और अपने कर्म को भी समझते हैं। और सत्ता के नाम पर, पॉलिटिक्स के नाम पर, राजनीति के नाम पर जिस तरीके से ये धर्म को राज की नीति में डालने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लग रहा है लोग इसको नकार देंगे। ये कुछ समय की बात है, इनका ये खोटा सिक्का चलने वाला नहीं। तमाम स्टेटों में ये इलेक्शन हारे हैं, पोलराइजेशन इन्होंने करने की कोशिश की है। यूपी में इनको सक्सेस मिली है, क्योंकि यूपी में क्या था, यूपी में ऑपोजिशन थी नहीं। आज भी अगर आप देख लीजिए तो यूपी में ऑपोजिशन जो है वो बिखरी हुई है, जाति के नाम पर, वर्ग के नाम पर। यूपी इतना बड़ा स्टेट है, 80 सीटें आती हैं इसमें। वेस्टर्न यूपी जाइए तो अलग सिनेरियो है, वहां जाटों का प्रभुत्व ज्यादा है। अगर आप ईस्ट में जाएंगे तो डिफरेंट है, अवध में जाएंगे डिफरेंट है। तो उत्तर प्रदेश इतना स्प्रेड आउट है कि उत्तर प्रदेश की लीडरशिप को मैनेज करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो उसमें तो इनका ये राजधर्म का और राम मंदिर का और ये सब चीज चल गई। पर आप उन लोगों से पूछिए जो सोशल जस्टिस के नाम पे जिन्होंने बीजेपी को वोट दिए, दलित पिछड़ों वर्ग के नाम पे जिन्होंने बीजेपी को वोट दिए, क्या आज उनकी बेटियां, उनकी महिलाएं सुरक्षित हैं? क्या उनका उत्पीड़न नहीं हो रहा है? क्या दलितों का उत्पीड़न नहीं हो रहा है? क्या पिछड़े वर्ग का उत्पीड़न नहीं हो रहा है? हिंदू नाम लेकर आपने हिंदू वोट तो ले लिए, पर उनके लिए आपने किया क्या? आप कहते हैं 11 करोड़ टॉयलेट बनाए, उसमें से आधे से ज्यादा टॉयलेट जो है वो दलित वर्ग के लोगों के लिए बने हैं। इसका फिगर ये अमित शाह देते हैं, पर इसका कोई स्टैटिस्टिक्स है एनएसओ के पास? जिस तरीके से वो कहते हैं 2 करोड़ हमने मकान बना के डिलीवर कर दिए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में, जिसमें आधे से ज्यादा मकान दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए है, तो ये डेटा है कहां? ये तो हवा में डेटा की बात करते हैं, इलेक्शनरिंग की बात होती है। धारा 370 के ऊपर वोट मांगा जाता है, पुलवामा के ऊपर वोट मांगा जाता है, और कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पे वोट मांगा जाता है। पर जीडीपी पे कभी वोट मांगा जाता है? विकास के नाम पर कभी वोट मांगा जाता है? हमने सब फसलों पर एमएसपी दे दी, क्या इस पे वोट मांगा जाता है? सवाल ये पूछे जाने चाहिए कि मैनिफेस्टो में क्या लिखा था और 10 साल में इन्होंने किया क्या? नौकरी पे क्या वोट मांगा जाता है? 2 करोड़ नौकरी इन्होंने हर साल देनी थी। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। आप कोई भी स्टेट पकड़ लेंगे, महाराष्ट्र ले लें, राजस्थान ले लें, मध्य प्रदेश ले लें, कोई भी आप स्टेट पकड़ेंगे, आपको अंडरलाइन स्टोरी सेम मिलेगी। पोलराइजेशन, कमलाइजेशन, राम के नाम पर, बजरंग बली के नाम पर, और काउ लिंचिंग के नाम पर, काउ विजिलेंटे के नाम पे। एक गाय की छोटी सी बात करके मैं अपनी बात खत्म करता हूं। गाय का कानून, काउ विजिलेंटे का, काउ प्रोटेक्शन का कानून नॉर्थ में तो दंड का अपराध है, पर केरल और गोवा में आप कहते हैं कि आप जितनी मर्जी गाय काट के खाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एक देश में आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं और एक काउ प्रोटेक्शन बिल तो आप यूनिफॉर्म ला नहीं सके। यूसीसी आप लेके आए नेशनल लेवल पे, और स्टेट लेवल पे कह रहे हैं मध्य प्रदेश यूसीसी पास करेगा या सीए पास करेगा, महाराष्ट्र अपना सीए पास करेगा, राजस्थान अपना करेगा, पंजाब अपना करेगा। तो फिर बचा का? भाई वी आर अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, हम स्टेट ऑफ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स हैं। ये अगर संघीय ढांचे में हमारे स्टेट्स कमजोर होंगे तो सेंटर भी कमजोर होगा। सेंटर कभी मजबूत नहीं रह सकता जब तक स्टेट्स मजबूत ना हो। और इन्होंने तो स्टेट्स को मजबूर कर दिया है कि डबल इंजन की सरकार होगी तभी पैसा मिलेगा डेवलपमेंट के लिए। कर्नाटक में किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा डबल इंजन की सरकार बनाइए, मुझे वोट दीजिए। अमित शाह ने यहां तक कह दिया, होम मिनिस्टर ने, कि दंगे हो जाएंगे अगर कांग्रेस की सरकार बन गई। कौन से दंगे हो गए भाई? ये देश किस तरफ जा रहा है? सवाल यहां खड़ा होता है। जी आज जी, चूंकि हम लोग का समय समाप्त हो चुका है, इसलिए बहुत संक्षेप में जवाब कि सर, ये जो विवाद अभी एक नाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच में भी एक मनमुटाव देखा जा रहा है। बार बार देवेंद्र फडणवीस भाग के दिल्ली जाते हैं, फिर दिल्ली से लौट के मुंबई जाते हैं, फिर तब तक दिल्ली जाने की नौबत आ जाती है। तो इसको, ये जो परिस्थितियां हैं, इस परिस्थिति में ये सरकार आपको कितने दिन की ओर दिखाई दे रही है? बहुत संक्षेप में जवाब। मैं आपको इसका एग्जांपल दे देता हूं। बिहार, अपना हरियाणा में जेजेपी और सरकार बनी थी बीजेपी की, मनोहर लाल खट्टर की। उसका जो एग्रीमेंट था वो अमित शाह जी ने करवाया था कि जेजेपी के 10 एमएलए जो हैं उनको सपोर्ट करेंगे, और इस तरीके से उनको मिनिस्टर बनाया गया और उनको तमाम बड़े पोर्टफोलियो दिए गए। अब इलेक्शन में मान लीजिए 1.5 साल बचा है,
पहले इलेक्शन लोकसभा के होंगे, फिर आपके इलेक्शन जो हैं वो अपना हरियाणा के होंगे। जेजेपी ने पहले ही कह दिया है कि हम ये इलेक्शन अकेले लड़ेंगे। अमित शाह ने कोई हम पे एहसान नहीं किया। विप्लव देव ने कह दिया आपके पे तो बड़ा एहसान किया हम लोगों ने, आपको सरकार में रखा और ये किया वो किया। कहते कोई बड़ा एहसान नहीं किया, आपको उतनी हमारी जरूरत थी जितनी हमको आपकी थी। यही बात एकनाथ शिंदे के साथ भी होने वाली है महाराष्ट्र में। ये अपॉर्चुनिस्ट जो होते हैं ना, पोस्ट पोल अलायंसेस, ये अपॉर्चुनिस्ट पोस्ट पोल अलायंसेस होते हैं। इसमें सत्ता का जो है हिस्सेदारी होती है, इसमें बंदर बांट होती है, इसमें मिली भगत होती है, इसमें सब तय हो जाता है कि आपको क्या मिलेगा और इनको क्या मिलेगा। तो मुझे लग रहा है महाराष्ट्र में भी बंदर बांट चल रही है। एक तरफ सरकार दिखाई जा रही है कि एकनाथ शिंदे की है, और दूसरी तरफ तमाम वो चीजें की जा रही हैं जो बीजेपी चाहती है, अराजकता का माहौल फैलाना, पोलराइजेशन करना, और तमाम ठेकेदारों को, 2 आदमी इस सेंटर की सरकार को बेच रहे हैं और 2 खरीद रहे हैं और 4 गुजराती है, मैं इतना ही कहूंगा। और यही चीज महाराष्ट्र में हो रही। 2 सीएम है, उसमें एक सीएम और एक डिप्टी सीएम बेच रहे हैं, और वही 2 गुजराती खरीदार उसको खरीद रहे हैं। और जब तक ये सौदा चलता रहेगा तब तक ये तो ये सरकार बनी रहेगी। जहां इस सौदे में खटास पड़ेगी वो अपने रास्ते आप देख लीजिएगा लोकसभा के इलेक्शन। जी सर।